वेलकम बैक टू टेक मशीनिस्ट चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि गेयरिंग के केस में जब हम स्पर गियर को काम में लेते हैं तो स्पर गियर काम अच्छे से करता है, बट उसमें कुछ ड्रॉबैक थे। जैसे कि उसमें इम्पैक्ट लोडिंग होती है। इम्पैक्ट लोडिंग क्यों होती है? क्योंकि उसमें दोनों गियर जो कि आपस में मैशिंग कंडीशन में है, दोनों के बीच में एकदम से लाइन कॉन्टैक्ट हो जाता है। इसी वजह से उसे दूर करने के लिए हम हेलिकल गियर काम में लेते हैं। अब हेलिकल गियर में क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हेलिकल गियर में पहले पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, एकदम से कांटेक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट लोडिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें ग्रेजुअली लोड लगता है। ग्रेजुअली लोड क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे पहले पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। देखिए आप, पहले पॉइंट कांटेक्ट हुआ, फिर लाइन कांटेक्ट हुआ, उसके बाद में एकदम से जब ये छोड़ रहा है तो फिर वापस से पॉइंट कांटेक्ट हुआ। मतलब कि अगर ये मान लीजिए दूसरा ये गियर नंबर, ये दूसरा गियर है, ये पहला गियर है, दोनों में मैच ना होंगे तो सबसे पहले इस तरीके से पॉइंट कांटेक्ट होगा, फिर ये पूरा का पूरा लाइन कांटेक्ट होगा, फिर उसके बाद में ये पॉइंट कांटेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ग्रेजुअल लोडिंग होगी। तो मेरी जो इम्पैक्ट लोडिंग की समस्या थी, जिसके कारण झटके के साइड में लोड लग रहा था और मेरा गियर टूट भी सकता है, वो चीज़ दूर होगी। लेकिन इसी के साथ में इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि इसमें एक्सियल थ्रस्ट फोर्स और इंड्यूस हो जाता है। उस एक्सियल थ्रस्ट फोर्स के कारण क्या होता है, इसकी टेंडेंसी ये रहती है कि बेरिंग की ओर जाएगा और बेरिंग को तोड़ने की प्रयास करेगा। तो इसके लिए फिर मैं डबल हेलिकल गियर काम में लेता। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आज के लेक्चर में हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इस पूरे हेलिकल गियर की फैमिली के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए, ये जैसे कि हेलिकल गियर, अब हेलिकल गियर में जो पीठ होता है वो आपकी जो एक्सिस है उस पर किसी एंगल पे इंक्लाइंड होता है। जैसे कि अगर आप इसकी एक्सिस देखेंगे, ये जैसे इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, ये इस गियर की एक्सिस है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है किससे किसी एंगल पे ये कुछ झुके हुए हैं। इसे हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल जो 30 से लेकर में 35 डिग्री तक ये हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें समझेंगे किस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं। अब इसमें ये तीर कटे हुए हैं, जैसे कि ये दो घेर आपस में मैचिंग कंडीशन में है और ये तीर इसमें आपस में दिख कटे हुए हैं। आपको दिख रहा। अब इसमें होगा क्या, ये जो तीर है ये जितना एंगल बना रहा होगा, जितना हेलिक्स एंगल बना रहा होगा, ये वाला तीर भी उतना ही एंगल बनाएगा। यानी कि बोथ हेलिक्स एंगल आर बोथ हेलिक्स एंगल आर बोथ हेलिक्स एंगल विल बी सेम। अगर ये सेम रहेंगे तभी मैचिंग कंडीशन में रहेंगे। अगर इस दोनों के बीच का जो हेलिक्स एंगल है इक्वल नहीं है तो ये मैचिंग कंडीशन में नहीं हो सकता है। अब इसे फोर्स किस तरीके से लगता है आप ये देखिए, फोर्स किस तरीके से इसमें लग रहा है। तो सबसे पहले एक फोर्स यहाँ इस लाइन में जनरेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पर गियर में क्या था, अगर आपको मैं वापस रिवाइज करूँ तो इस पर गियर में क्या थे, जो तीर थे, जो वो जो एक्सिस थी इसकी जो एक्सिस थी उसके पैरेलल थे। तो इस कारण क्या होगा, उसमें जो थ्रस्ट फोर्स था वो बिल्कुल इस तरीके से लग रहा था। वही फोर्स इस तरीके से लग रहा था जिसको मैं थ्रस्ट फोर्स बोल रहा था। इस थ्रस्ट फोर्स के कारण ये क्या था, ये दोनों गियर आपस में मैचिंग कंडीशन में हो रहे थे। दूसरा गियर इस तरीके से यहाँ लगा हुआ था, उसमें भी तीर पैरेलल कटे हुए थे इस पर गियर में, और वो फोर्स आपका इस तरह से लगा रहा था। तो एक फोर्स ऊपर इस तरह से और एक फोर्स ऊपर इस तरीके से, इस तरह से दोनों गियर आपस में मैचिंग कंडीशन में थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ हेलिकल गियर केस में क्या होता है कि दोनों के दोनों तीर आपस में किसी एंगल पे झुके हुए हैं। इस कारण इनके बीच में जो लगने वाला एक्चुअल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि इस तीर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ये जो तीर है इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर लग गया। अब हम इसके क्या करेंगे, सपोज करिए इसका मान है एफ, एफ न्यूटन का फोर्स लगा हुआ। जैसे कि बता चुका हूँ कि इसमें एक हेलिक्स एंगल होता है। हेलिक्स एंगल भी दो टाइप का होता है, एक होता है राइट हैंड हेलिक्स एंगल और एक होता है लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंगल। तो सपोज करिए कि ये है एक सेंटर लाइन, सपोज करिए ये एक सेंटर लाइन। अब इसमें ये तीर अगर इस तरह से झुका हुआ है और एक तीर आपका इस तरह से झुका हुआ है, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेंगे। ये वाला जो एंगल है ये आपका होगा हेलिक्स एंगल, सही, जिसे आप सही से डिनोट कर सकते हैं। ये भी आपका
साई होगा। अब इन दोनों में से एक है राइट हैंड हेलिक्स एंगल और एक है आपका लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंगल। इसको पहचानने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड रखिए। अगर आप लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखेंगे तो जो आपका थंब है, आपका जो अंगूठा है, वो आपकी जो तीर की डायरेक्शन है, इंक्लिनेशन डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड रखा और ये इसको शो किया, तो मतलब कि ये लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंगल है, लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंगल। और ये आपका, इसे मैंने राइट हैंड रखा तो ये है आपका राइट हैंड हेलिक्स एंगल। इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर ऊपर वाला जो गियर है, गियर नंबर 1, दैट इज गियर नंबर 1, दैट इज गियर नंबर 2। तो जो गियर नंबर 1 है वो है आपका लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंगल, उस पर बनते हुए दिख रहा है आपको, और यहाँ पे राइट हैंड हेलिक्स आपको बनते हुए दिख रहा है। अगर आप इसमें कैलकुलेट करें एंगल का मान, तो एंगल आपको यहाँ कितने पे दिखेगा, ये आपका आ जाएगा साई डिग्री। ये साई, आप इसे साई मान सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि बता चुका हूँ कि दूसरा कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा कंपोनेंट आपका, दूसरा फोर्स का कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में लगेगा और एक आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। तो मुझे इस दोनों फोर्स का मान कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो इक्विवेलेंट फोर्स लग रहा है, जो इक्विवेलेंट फोर्स लग रहा है, ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन वाला फोर्स है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्स, जिसे एक्सियल थ्रस्ट एक्सियल थ्रस्ट फोर्स भी मैं बोलता हूँ, उससे कितने एंगल पे लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये जो एफ फोर्स लग रहा था, ध्यान से देखना इसे आप, ये जो एफ फोर्स लग रहा था, ये इस तीर के परपेंडिकुलर था। मतलब कि ये पूरा का पूरा इसके नाम 90 डिग्री, ये पूरा पूरा 90 डिग्री। और अगर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस साई। ठीक है, अब फिर से आप देखिए, ये दोनों जो कंपोनेंट है, ये F1 और ये F2, ये दोनों के दोनों फिर से आपके परपेंडिकुलर हो गए, फिर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब ये वाला एंगल जो है, ये आपका 90 माइनस 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सही है। ठीक है, तो हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब इसे मैं और अच्छे से यहाँ साइड में बना देता हूँ, आई थिंक आपके समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक कोर्स आपका ऐसे लग रहा था, एक कोर्स आपका इस तरीके से लग रहा, इस तरीके से लग रहा। ठीक है, इसको मैं F1 बोल देता हूँ और इसको मैं F2 बोल रहा हूँ, और ये है आपका इक्विवेलेंट फोर्स F। अब मैंने इस एंगल को कैलकुलेट कर लिया था कि क्या है मेरा हेलिक्स एंगल साई। अब हम इसके जो कंपोनेंट करेंगे, तो इस कंपोनेंट का मान कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू F कोस साई, और ये कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू F साइन साई। इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट हो गए। तो इस तरीके से हमने जो लेफ्ट हैंड वाले जो टीथ थे, इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से जो नीचे वाला राइट हैंड हेलिक्स जो टीथ बन रहा है, इसके भी हम कंपोनेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे कि ये कोर्स जा रहा है यहाँ पर, सपोज करिए ये है एफ डैश, ये है एफ डैश। अब इसके पे फिर से कंपोनेंट करूंगा तो वापस से वही, जैसा कि मैंने ऊपर किया था, एक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा। फिर से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। ये मेरा आया एफ डैश फोर्स, एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर जिसे मैं थ्रस्ट फोर्स बोलूंगा, तो एक फोर्स लगेगा आपका लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जिसे मैं एक्सियल थ्रस्ट फोर्स बोलूंगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा आपके एफ एफ डैश कोस साई, ये आपका सही एंगल बनेगा। और इसका मान कितना हो जाएगा आपके एफ डैश साइन साई। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो दोनों के दोनों फोर्स हैं, इसको मैं एक बार वो कर लेता हूँ, इसको मैं इसके नीचे एक बार लिखा देता हूँ, आपके समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस वाले केस में ये जो F2 था, ये थ्रस्ट फोर्स था ऊपर वाले गियर के लिए, और इस वाले केस में ये वाला जो फोर्स था, ये था नीचे वाले गियर के लिए। तो एक फोर्स की डायरेक्शन है नीचे वाले की ऊपर की साइड में अपवर्ड, और एक ही है डाउनवर्ड। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जब दोनों फोर्स आपस में लगेंगे तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, थ्रस्ट फोर्स इंड्यूस होगा, और थ्रस्ट फोर्स के कारण ही दोनों आपस में हमेशा मैचिंग कंडीशन में रहेंगे, अनमैच कभी नहीं होंगे, मैचिंग कंडीशन में होंगे। अब हम बात करते हैं दोनों के दूसरे कंपोनेंट वाले फोर्स की, यानी कि ये जो एक्सियल फोर्स लग रहा है ऊपर वाले गियर में, ये वाला जो एक्सियल फोर्स लग रहा है,
और जो नीचे वाले गियर में ये वाला जो एक्सियल फोर्स लग रहा है, इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसकी भी ऐसी डायरेक्शन है और इसकी भी ऐसी डायरेक्शन है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये दोनों फोर्स जब जुड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे, इस डायरेक्शन में और जाएंगे। जब इस डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, गियर आपको टूट भी सकता है। इसी को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें बेयरिंग लगाते हैं। ये जो शाफ्ट की जो एक्सिस है, ये आपकी आपकी जो शाफ्ट की एक्सिस है, यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, शाफ्ट में आप एक बेयरिंग को लगाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम अब डबल हेलिकल गियर काम में लेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्पर गियर और हेलिकल गियर में मेन डिफरेंस क्या होता है। ये बार बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हेलिकल गियर में जो मैशिंग होती है वो ग्रेजुअली होती है, मतलब ग्रेजुअली इसमें लोड लगता है, तो इम्पैक्ट लोडिंग नहीं होती, झटके के साथ में लोड नहीं लगेगा। तो आपकी जो स्पर गियर चलने के दौरान जो आवाज़ होती है, जो कि बहुत तेज आवाज़ करता है और कम आरपीएम पे चलता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो गियर है वो बिल्कुल कम आवाज़ करेगा, उसे आप हाई आरपीएम पर भी चला सकते हैं। लेकिन अगर इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसके नुकसान मैंने आपको बता दिए। इसके नुकसान ये हैं कि इसके अंदर जो ये एक्सियल फोर्स लग रहा है इस वाले गियर का, और इस वाले गियर पर जो एक्सियल फोर्स वाला कंपोनेंट है, ये इसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके कारण इसमें क्या होता है, बेयरिंग लगाई जाती है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डबल हेलिकल गियर काम में लेते हैं, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डबल हेलिकल गियर दे रखा है और एक हैरिंगबोन गियर दे रखा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा है इसे आप डबल हेलिकल गियर बोल रहे हैं, इसे आप डबल हेलिकल गियर कहेंगे। जबकि ये जो है इसे आप हैरिंगबोन गियर कहेंगे। हैरिंगबोन हेलिकल गियर से कहा जाता है। यहाँ पर जो बता रखा है डिफरेंस बिटवीन हैरिंगबोन गियर एंड डबल हेलिकल गियर, तो यहाँ पे देखिए ये है हैरिंगबोन गियर और ये है डबल हेलिकल गियर। तो इसमें आपको एक डिफरेंस दिख रहा हो, आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं। ये जो डबल हेलिकल गियर है इसके बीच में कुछ गैप दिया हुआ है, इसके बीच में कुछ गैप दिया हुआ है। अब ये जो गैप है ये किस वजह से आता है, ये गैप किस वजह से आता है, ये गैप दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं टूल रनआउट, इसे हम बोलते हैं टूल रनआउट। क्योंकि जब इसे मशीन पे बनाया जाता है, जब इसे बिलिंग मशीन पे बनाया जाता है, तो क्या होता है, गियर स्लैब को जब हम रोटेट करते हैं, गियर स्लैब को आपने लगा दिया, इसे रोटेट कर दिया आपने गियर स्लैब को इस तरीके से। अब जब इसमें गियर चलेगा तो वो कुछ किस तरीके से चलेगा, जो गियर कटिंग जो चलता है, गियर कटिंग टूल इन्वोल्यूट गियर कटर जो चलता है वो इस तरीके से चलता है। उसके बाद में जब आप फिर इसे टिल्ट कर देते हैं वापस इस डायरेक्शन में, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर इस पर गियर कुछ इस तरीके से चलता है, तो क्या होता है, ये बीच में टूल रन आउट आपका रह जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप नहीं समझे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रहा मेरा गियर स्लैब जिस पर मुझे गियर बनाना है। अब मैंने इन्वोल्यूट गियर कटर लगा दिया, तो क्या होगा, जो कटर है आपका पहले इस तरीके से काटना चालू करेगा, कटर आपका कुछ इस तरीके से काटना चालू करेगा, इस वे में चलेगा, इस वे में चलेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसे आप रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे पर्टिकुलर एंगल पे, फिर आपका गियर कुछ इस तरीके से कटिंग करेगा, फिर आपका गियर कुछ इस तरीके से कटिंग करेगा। और जब आपका गियर बन के तैयार होगा तो आप ये पाएंगे कि बीच में ये स्पेस बन जाता है, जिसे आप टू डॉट बोलते हैं, इसलिए इसे हम डबल हेलिकल गियर बोलते हैं। लेकिन जो हैरिंगबोन गियर होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसे स्पेशल टाइप की मशीनों द्वारा ही बनाया जाता है। इसे बिलिंग मशीन के द्वारा नहीं बनाते, इसे स्पेशल टाइप से बनाते हैं, इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, और ये दोनों गियर आपस में यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा काम हेलिकल गियर से हो रहा था, तो हमने डबल हेलिकल गियर क्यों काम में लिया। तो वहाँ अगर आप याद करें तो वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी एक्सियल थ्रस्ट की, ठीक है। तो अब मैं आपको समझना चाहता हूँ एक्सियल थ्रस्ट की जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व। तो सबसे पहले हम एक हेलिकल गियर यहाँ पर बनाएंगे। ये है मेरा डबल हेलिकल, ये ऊपर वाला हेलिकल गियर, क्या। अब ये इस तरीके से हो गया, इसने टीथ कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, सपोज करिए टीथ कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि गियर नंबर 1, ठीक है, ये गियर नंबर आपका 1, सेम ऐसा था, ऐसा गियर नीचे की साइड में लगा हुआ है। तो हम जब इसके लिए फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो आप इसके लिए फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि फोर्सेस कौन कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसा कि मैंने हेलिकल गियर में बताया था, जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लगेगा, जो मेन फोर्स इक्विवेलेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके टीथ के परपेंडिकुलर, जो कि कौन सा टीथ है आपका, लेफ्ट हैंड हेलिकल टीथ है आपका,
अब यहाँ पर कौन सा है, राइट हैंड हेलिकल टीथ है आपका। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो भी इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। अब आप जैसे उसमें कंपोनेंट करते हैं इस फोर्स के, सेम इसी तरीके से हम इसमें कंपोनेंट करते हैं। सपोज तेरी ये है अपना F2 और ये है अपना F1। जब आपने इसे कंपोनेंट करे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका F2 साइन साई और यहाँ पर आ जाएगा आपका F2 कोस साई। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर कंपोनेंट करेंगे इसके, जब आप यहाँ पर कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका F1 साइन साई और यहाँ आ जाएगा आपका F1 कोस साई। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्स हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है जो कि अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स F1 कोस साई और F2 कोस साई दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। जब ऐड हो जाएंगे तो दोनों के दोनों फोर्स नीचे की डायरेक्शन में डालेंगे। अब सेम ऐसे एक गियर का जो सेट था वो नीचे भी तो था, तो जो गियर का सेट नीचे था उसमें भी कुछ ऐसा फोर्स आ रहा होगा, उसमें भी कुछ ऐसे कंपोनेंट बन रहे होंगे। भाई एक इस तरीके से लग रहा होगा तो उसका कंपोनेंट एक ये बना और एक ये बना। इसी तरीके से दूसरे का फोर्स कुछ यूं आ रहा होगा तो एक का कंपोनेंट कुछ यूं बना, कुछ का यूं बना, तो ये दोनों से ऐड हो जाएंगे। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो फिर उनका जो इक्विवेलेंट फोर्स कंपोनेंट आएगा ये ऊपर की ओर आएगा और दोनों आपस में फिर क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स लाएंगे तो आपस में अच्छे से इंगेज हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे से इंगेज हो जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखिए जो एक्सियल थ्रस्ट फोर्स लग रहा था ऊपर वाले केस में, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन है राइटवर्ड, राइटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसकी है राइटवर्ड डायरेक्शन F1 साइन साई टी और F2 साइन साई टी है लेफ्टवर्ड में। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर दे, ठीक है। ये वाला गियर कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में जाने की, एक्सियल थ्रस्ट फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका एक्सियल थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। सेम इसी तरीके से कि नीचे वाला गियर है, इसका जो एक्सियल थ्रस्ट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका एक्सियल थ्रस्ट फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर। तो इससे क्या होता है, इससे ये गियर ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वही स्टेशनरी कंडीशन में बना रहे। तो फायदा हो गया इसका। फायदा क्या हुआ, वही वाला फायदा जो हेलिकल गियर में था, पहले पॉइंट कांटेक्ट होगा फिर लाइन कांटेक्ट होगा, फिर जब छोड़ेगा तो लाइन कांटेक्ट होगा। इससे क्या होगा, ग्रेजुअल लोडिंग होगी, धीरे धीरे लोड पड़ेगा, धीरे धीरे फिर लोड घटेगा। इम्पैक्ट लोडिंग झटके के साथ में लोडिंग नहीं होगी। इससे क्या होगा, गियर की लाइफ ज्यादा होगी, ठीक है। और जो प्रॉब्लम उसमें आई थी कि एक्सियल थ्रस्ट फोर्स के कारण वो बेरिंग तोड़ के आगे जा भी सकता है, वो जो प्रॉब्लम हो इसमें दूर होगी। तीसरी चीज, इसमें हाई लुब्रिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसमें कितने जो लेफ्ट इसमें लगा हुआ लेफ्ट हैंड टीथ और इसमें लगा लेफ्ट हैंड टीथ, और दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा हैवी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो आपको जो लुब्रिकेंट चाहिए होता है, जो कूलेंट चाहिए होता है, जो लुब्रिकेंट चाहिए होता है वो हाई अच्छी ज्यादा मात्रा में आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे हेलिकल गियर की पूरी फैमिली के बारे में, कि डबल हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर क्या होता है, क्या इनका सिग्निफिकेंस होता है, और इनमें जो फोर्सेस है वो किस तरीके से लग रहे हैं, और क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हमने हेलिकल गियर के बाद में डबल हेलिकल गियर को कम किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो और दूसरे टाइप के गियर है, जो एक्सिस के आधार पर, शाफ्ट के एक्सिस के आधार पर और टाइप के जो गियर बचे हुए जैसे बीवल गियर है, हाईकोर्ट गियर है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।